हेलो एवरीवन, मैं ज्योति पारिक और आपका हमारे महाविद्यालय श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। इससे पिछले वीडियो में हम अपने बीए फाइनल के जो प्रादेशिक भूगोल है उसमें हम एशिया के बारे में पढ़ रहे थे और हमने पिछले वीडियो में नया टॉपिक शुरू किया था एशिया का आर्थिक आधार, और उसमें हम कृषि के बारे में पढ़ रहे थे। और हमने कृषि का जो पहला प्रकार है प्रारंभिक जीविका कृषि, उसके बारे में हमने पढ़ लिया था। और आज इसी सीरीज़ में हम आगे बढ़ते हैं और कृषि का जो दूसरा प्रकार है उसके बारे में हम देखते हैं, वो है गहन जीविका कृषि। गहन जीविका कृषि। तो देखिए, ये जो गहन जीविका कृषि है वो एशिया महाद्वीप के ऐसे क्षेत्रों में की जाती है जहाँ पर जनसंख्या का दबाव अधिक होता है और कृषि भूमि का जो क्षेत्रफल होता है वो कम होता है। ठीक है, और इस कृषि का जो मुख्य उद्देश्य होता है उस जो जनसंख्या का घनत्व अधिक होता है उस अधिक जनसंख्या का केवल भरण पोषण करना, मतलब स्थानीय उपभोग। मतलब इस कृषि का जो मुख्य उद्देश्य है व्यापार न होकर इस कृषि का मुख्य उद्देश्य होता है जो स्थानीय जनसंख्या, उस स्थानीय जनसंख्या का भरण पोषण करना ही इसका मुख्य उद्देश्य होता है। ठीक है, तो इस प्रकार की कृषि, यह जो गहन जीविका कृषि है, इसमें क्या होता है कि इसमें जनसंख्या तो इसमें ज़्यादा होती है और कृषि भूमि इसमें कम होती है। ठीक है, तो छोटे छोटे इसमें खेतों के आकार होते हैं। उस छोटे छोटे खेतों के आकार में विभिन्न प्रकार की कृषि का उत्पादन करके उस जो वो जनसंख्या है उस जनसंख्या की आवश्यकताओं की पूर्ति ही की जा सकती है। ठीक है, इसके दो प्रकार हैं। पहला है चावल प्रधान गहन निर्वहन कृषि। गहन निर्वहन कृषि। ठीक है, और दूसरी है चावल विहीन गहन निर्वहन कृषि। ठीक है, इस कृषि के दो प्रकार हैं, एक है चावल प्रधान गहन निर्वहन कृषि और दूसरा है चावल विहीन गहन निर्वहन कृषि। तो देखिए, जो पहले प्रकार की कृषि है चावल प्रधान गहन निर्वहन कृषि, इस कृषि के अंतर्गत केवल फसल में केवल चावल की प्रधानता होती है, चावल की प्रधानता। ठीक है, इस कृषि के अंतर्गत केवल चावल की प्रधानता होती है। ठीक है, और इसे जो कृषि है, इस कृषि का हम एशिया महाद्वीप में हम इसका विस्तार देखें तो देखिए, यह जो कृषि है वो पूर्वी भारत। ठीक है, और इसके अलावा जो पूर्वी भारत में जैसे आपके राज्य आ गए असम है, ठीक है, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, ये सभी राज्य इसके अंतर्गत आ गए, पश्चिमी बंगाल। इसके अलावा जो तटीय भारत है, जो तटीय प्रदेश के भारत के तटीय प्रदेश है, भारत के तटीय प्रदेश गुजरात है, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, ठीक है, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, ये सभी जो भारत के दक्षिण के जो सारे तटीय प्रदेश हैं उन तटीय प्रदेशों में भी चावल प्रधान गहन निर्वहन कृषि का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, उसके अलावा भी हम इसका विस्तार हम एशिया महाद्वीप में देखें तो उत्तर पूर्व इसका विस्तार आप देखिए, जो भारत आपका जो मानसूनी एशिया है, मानसूनी एशिया, उस मानसूनी एशिया के देशों में भी ये चावल प्रधान कृषि है उसका विस्तार है। ठीक है, उसके अलावा भी हम इसके जो क्षेत्रों की बात करें तो जो एशिया की जो प्रमुख नदी घाटियाँ हैं, ठीक है, वो जो डेल्टाइन प्रदेश है, नदी घाटियों में एशिया की नदी घाटियाँ और इसके जो डेल्टाई प्रदेश है उन डेल्टाई प्रदेशों में यह इस कृषि का विस्तार हमें देखने को मिलता है। ठीक है, डेल्टाई प्रदेशों में। ठीक है, आप देख लीजिए जो एशिया की जो मुख्य नदी घाटियाँ हैं, जैसे चीन में आप देख लीजिए सिक्यांग है, यांगटी सिक्यांग है, इसके अलावा आप दक्षिण में देखिए मिकांग है, इरावदी है, और भारत में गंगा और ब्रह्मपुत्र की जो नदी घाटी है उन सभी नदी घाटियों में चावल प्रधान कृषि देखने को मिलती है। उसके बाद हमारी जो अगली जो नदी घाटी है हमारी अगली प्रकार की जो कृषि है वो है चावल विहीन गहन निर्वहन कृषि। तो इसके अंतर्गत देखिए, इसमें क्या होता है कि इसमें चावल की प्रधानता नहीं होती है, चावल गौण होता है, इसमें चावल गौण होता है। ठीक है, और जो मुख्य फसलें होती हैं वो अन्य होती है, जैसे गेहूँ, मक्का, ठीक है, बाजरा,
गन्ना, ये फसल इसके अंतर्गत मुख्य होती है। ठीक है, चावल विहीन गहन निर्वहन कृषि के अंतर्गत चावल की प्रधानता नहीं होती है। इसके अलावा अन्य फसलों की इसमें प्रधानता होती है, जैसे गेहूं है, ठीक है, मक्का है, दालें हैं, कपास है, गन्ना। ठीक है, उसके बाद हम देखें इस कृषि का विस्तार देखें तो भारत के जो विस्तृत क्षेत्रों में, इसके अलावा पाकिस्तान और चीन के उत्तर पश्चिमी भाग में, भारत के अधिकांश क्षेत्रों में, ठीक है, उसके अलावा चीन के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र और पाकिस्तान में इस प्रकार की कृषि का उत्पादन, इस प्रकार की कृषि का प्रचलन है। ठीक है, चावल विहीन गहन निर्वहन कृषि, इस कृषि के अंतर्गत चावल की प्रधानता नहीं होती है। चावल यहाँ पे एक गौण फसल है। ठीक है, और अन्य फसल जिसमें गेहूं, मक्का, बाजरा और गन्ना, कपास, ठीक है, ये इसकी प्रमुख फसलें हैं। और इसका विस्तार हम देखें तो इस कृषि का विस्तार भारत के जो अधिकांश क्षेत्र हैं, भारत के तटीय प्रदेशों को छोड़कर, भारत के पूर्वोत्तर भारत को छोड़कर, भारत का जो अधिकांश भारत है उसमें, और चीन का उत्तर पूर्वी क्षेत्र और उत्तर पश्चिमी क्षेत्र और पाकिस्तान के अंतर्गत इस कृषि का प्रचलन हमें देखने को मिलता है। ठीक है, आगे हमारी कृषि है वाणिज्य कृषि। वाणिज्य या व्यापारिक कृषि। ठीक है, व्यापारिक कृषि, व्यापारिक कृषि। तो देखिए इस व्यापारिक कृषि का जो मुख्य उद्देश्य क्या होता है, व्यापार करना। मुख्य उद्देश्य क्या हो गया, व्यापार करना। व्यापार करना इस कृषि का मुख्य उद्देश्य होता है, ना कि स्थानीय उपभोग। पहले हमने पढ़ा था उसमें क्या था कि इसमें केवल स्थानीय जो जनसंख्या थी उस स्थानीय जनसंख्या का भरण पोषण करना उसका मुख्य उद्देश्य था। लेकिन व्यापारिक कृषि का मुख्य उद्देश्य है व्यापार करना। इसके अंतर्गत जो अन्य फसल होती है उस फसल का यह जो फसल है वह एशिया के ऐसे क्षेत्रों में की जाती है जहाँ पे जनसंख्या तो कम होती है और कृषि क्षेत्रफल वहाँ पे ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ऐसे क्षेत्रों में की जाने के कारण वहाँ की जो जनसंख्या कम होती है तो उसका भरण पोषण कर लिया जाता है। उसके बाद जो एक्स्ट्रा फसल बचती है उसका व्यापार कर दिया जाता है। और इसके अंतर्गत हम देखें कि इसके भी दो प्रकार हैं। ठीक है, पहला है रोपण कृषि, पहली है रोपण कृषि और दूसरी है मिश्रित व्यापारिक कृषि। मिश्रित व्यापारिक कृषि। ठीक है, व्यापारिक कृषि के हमने दो प्रकार देखे हैं, पहला है रोपण कृषि और दूसरा है मिश्रित व्यापारिक कृषि। अब रोपण कृषि के अंतर्गत ऐसी फसलों को उत्पादन किया जाता है जिनको एक बार बोने के बाद कई वर्षों तक उससे फसल उत्पादित की जा सकती है। जैसे चाय के बागान एक बार विकसित कर दिए जाते हैं और कम से कम 4 या 5 सालों तक चाय का उत्पादन उन खेतों में, उन बागानों में किया जाता है। चाय के बाद रबड़, ठीक है, कहवा, नारियल, ठीक है, यह है मुख्य रोपण कृषि। इस कृषि के अंतर्गत क्या होता है कि एक बार इनके जो बागान है, इनके जो कृषि फॉर्म है वो तैयार करने के बाद कई वर्षों तक इनसे फसल उत्पादित की जाती है और इनका मुख्य उद्देश्य होता है व्यापार करना। ठीक है, और इसका हम विस्तार देखें एशिया महाद्वीप में इस रोपण कृषि का विस्तार क्या है, किन किन क्षेत्रों में यह कृषि की जाती है। तो आप देख लीजिए पूर्वोत्तर भारत, ठीक है, उसके बाद है श्रीलंका है, ठीक है, पूर्वोत्तर भारत है, श्रीलंका है। उसके बाद हम देखें तो यह जो पूरा मानसूनी जो एशिया है, ठीक है, उस मानसूनी एशिया में इस कृषि का विस्तार हमें देखने को मिलता है। मानसूनी एशिया के जो भी देश हैं जिसमें आप देखिए जावा है, सुमात्रा है, इंडोनेशिया है, ठीक है, मलाया है, फिलीपींस है, इन क्षेत्रों में इस कृषि का विस्तार हमें देखने को मिलता है। इस कृषि की प्रमुख विशेषता ये होती है कि इसमें एक बार कृषि फॉर्म तैयार करने के बाद कई वर्षों तक इसका उत्पादन किया जाता है। उसके अलावा हम ये भी देखें कि इस कृषि के अंतर्गत ये जो कृषि फॉर्म होते हैं वो कुछ अलग हटके होते हैं। इसमें क्या होता है कि ये जो कृषि फॉर्म है इन पर जो पूरी सुविधाएं जो कृषि जो
श्रमिक हैं उन श्रमिकों को कृषि फोरम पर इस पूरी सुविधा उपलब्ध करवाई जाती है। जैसे उनके जो अधिवास है, उनके जो मकान है, उनके मकानों का निर्माण भी वहीं किया जाता है, उनकी रहने की व्यवस्था वहीं होती है, ठीक है। सड़कें भी वहीं पर उसी कृषि फोरम में बनी हुई होती है। इसके अलावा उनके कार्यालय भी उसी कृषि फोरम में बने हुए होते हैं। इस प्रकार से ये एक विकसित कृषि हम इसको कह सकते हैं, ठीक है। और इस कृषि में क्या होता है कि रोपण कृषि में जो श्रमिकों से जो कार्य किया जाता है वो भी इसमें अधिक होता है, श्रम इसका अधिक होता है, क्योंकि इसमें कम जो कार्य होता है, केवल मशीनों से कार्य जो बहुत कम होता है। अधिकतर जो कार्य किया जाता है वो मानव श्रम के द्वारा किया जाता है। जैसे आप देख सकते हैं जो चाय के बागानों में चाय के जो बागान तैयार करने के लिए, उनकी पत्तियां तोड़ने के लिए, सुखाने के लिए, पैकिंग करने के लिए, ये सभी कार्य मानवीय श्रम के द्वारा किया जाता है। इस प्रकार से इसमें मानवीय श्रम की इसमें प्रधानता होती है। उसके अलावा हम इसमें देखें कि इसमें पूंजी की भी इसमें अधिकता होती है, पूंजी की अधिकता, ठीक है। क्योंकि इसमें जो ये बागान है, इन बागानों को विकसित करने के लिए, इनको तैयार करने के लिए बहुत बड़ी मात्रा में पूंजी की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो ये सभी इस रोपण कृषि की विशेषताएं हैं। उसके बाद हम देखते हैं हमारी जो मिश्रित कृषि है। देखिए मिश्रित कृषि में क्या होता है कि इसके अंतर्गत फसलों की प्रधानता होती है, इसमें फसलों की विविधता होती है, फसलों की विविधता, फसलों की विविधता। इसमें एक पर्टिकुलर एक कृषि का उत्पादन न करके इसमें एक ही कृषि फोरम में कई फसलों का उत्पादन इसमें किया जाता है, ठीक है। जैसे आप देख लीजिए इसमें मिश्रित व्यापारिक कृषि का मतलब ये है कि मिश्रित मतलब एक से अधिक कई प्रकार से मिश्रित करके इसमें कृषि की जाती है। इसका भी मुख्य उद्देश्य क्या है? व्यापार करना, व्यापार करना इसका मुख्य उद्देश्य है। और एक से अधिक फसलें जैसे चावल है, गेहूँ, मक्का, गन्ना, इन सभी फसलों का उत्पादन इसके अंतर्गत किया जाता है, ठीक है। तो ये हमारी है मिश्रित व्यापारिक कृषि, ठीक है। इसका हम देखें इसका विस्तार एशिया महाद्वीप में कहाँ है, तो देखिए जो इरावदी और मिकांग जो नदियाँ, उन नदियों के जो डेल्टाई क्षेत्र हैं, इरावदी और मिकांग नदियों के जो डेल्टाई क्षेत्र है, उन डेल्टाई क्षेत्रों में यह इस प्रकार की कृषि की जाती है, ठीक है। उसके अलावा हम देखें थाईलैंड, मुख्य रूप से यह जो कृषि है वो थाईलैंड में की जाती है, ठीक है। इस प्रकार से ये हो गई हमारी व्यापारिक कृषि, जिसके अंतर्गत हमने दो प्रकार की कृषि पढ़ी है। पहली है रोपण कृषि और दूसरी है मिश्रित व्यापारिक कृषि। उसके बाद हमारी अगले प्रकार की कृषि है भूमध्य सागरीय कृषि। भूमध्य सागरीय कृषि, देखिए ये भूमध्य सागरीय कृषि है। इसका विस्तार हम देखें तो इसका विस्तार एशिया महाद्वीप में भूमध्य सागर के आसपास के जो देश हैं, ठीक है। एशिया के दक्षिण में आप देख सकते हैं पूर्व दक्षिण में जो भूमध्य सागर है, और भूमध्य सागर के जो आसपास के जो देश हैं, भूमध्य सागर के सीमावर्ती देश, सीमावर्ती देशों में इस प्रकार की कृषि की जाती है। तो देखिए हम देखते हैं कि इसमें कौन कौन से देश सम्मिलित हैं। उसमें देखिए टर्की है, इजराइल है, जॉर्डन है, टर्की, इजराइल, जॉर्डन, इन क्षेत्रों में, इन देशों में यह कृषि की जाती है। इस कृषि की मुख्य विशेषता ये होती है कि इस प्रकार के जो कृषि क्षेत्र हैं उनमें जो वर्षा होती है पूर्णतया शीतकाल में, वर्षा शीतकाल में पूर्णतया वर्षा होती है, और ग्रीष्मकालीन शुष्क रहता है, ग्रीष्मकाल शुष्क रहता है। इन क्षेत्रों में यह कृषि की जाती है। और इस कृषि में जो मुख्य कृषि की प्रधानता है वो है रसदार फलों की, रसदार फलों का उत्पादन इस कृषि के अंतर्गत किया जाता है, जिसमें नींबू, संतरा, ठीक है, अंगूर, इन रसदार फलों का उत्पादन भूमध्य सागरीय कृषि के अंतर्गत किया जाता है। और इसीलिए इस भूमध्य सागरीय कृषि के जो सीमावर्ती जो देश हैं उनको कहा जाता है विश्व का फलोद्यान, विश्व का फलोद्यान,
ठीक है। ये आपके जो ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन आते हैं, वन लाइन क्वेश्चन, में आपका आ सकता है कि विश्व के फलोद्यान किस कृषि फॉर्म को कहा जाता है, किस कृषि को कहा जाता है। तो किसको कहा जाता है? भूमध्य सागरीय कृषि को विश्व का फलोद्यान भी कहा जाता है, क्योंकि इसके अंतर्गत जो रसदार फल है, रसदार फल जैसे नींबू, संतरा, अंगूर, इनका उत्पादन इस क्षेत्र में किया जाता है। ठीक है, इसके बारे में हमने देख लिया कि इसका विस्तार है। जो भूमध्य सागर के जो सीमावर्ती देश है, एशिया के जो सीमावर्ती देश जैसे टर्की, इजराइल, जॉर्डन, इन क्षेत्रों में यह कृषि की जाती है। और इस कृषि क्षेत्रों की क्या विशेषता होती है कि इसके अंतर्गत शीतकाल में अधिकतर वर्षा होती है। केवल विश्व के बहुत कम क्षेत्र हैं जिसमें शीतकाल में वर्षा होती है। इसमें मुख्य कौन से क्षेत्र आते हैं? केवल भूमध्य सागरीय क्षेत्र, जिसमें वर्षा केवल शीतकाल में अधिक होती है पूरी वर्षा, और ग्रीष्मकाल पूर्णतः शुष्क रहता है। ये इसकी मुख्य विशेषता है। ठीक है, तो ये आज की वीडियो में हमने विश्व के एशिया महाद्वीपीय कृषि के बारे में हमने पढ़ लिया है, और नेक्स्ट वीडियो में हम एक नया टॉपिक लेके आ रहे हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।